हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग शुरू करेंगे यूपी पुलिस 2023 मध्यकालीन भारत का इतिहास पार्ट 1। इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग RW बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं। पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस बुक के सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें पहला पॉइंट जो हमारा है, इस्लाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ। इस्लाम धर्म का जो है उदय कहाँ हुआ? इस्लाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ। ठीक है। पूछा जाए भारत पर अरबों द्वारा किया गया पहला आक्रमण कब हुआ? 712 में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अरबों द्वारा किया गया पहला सफल आक्रमण था। उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय जो सिंध का राजा था वो दाहिर था। कौन था? सिंध का राजा दाहिर के समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण किया था 712 में। राइट, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। इसके अलावा भारत पर जजिया कर लगाया किसने? जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की शुरुआत की थी। जजिया कर किस पे लगाया जाता था? अगर आपसे पूछा जाए जजिया कर किस पे लगाया जाता था? जजिया कर जो लगाया जाता था वो गैर मुस्लिमों पे में लगाया जाता था। गैर मुस्लिम पे, यानी कि जो मुस्लिम नहीं होते थे जजिया कर उन पे लगाया जाता था। ठीक है, मुस्लिमों पे जजिया कर नहीं लगाया जाता था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इस्लाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद 4 पवित्र खलीफा हुए। इन सभी खलीफाओं की राजधानी मदीना थी। तुर्क, इसके बाद में अरबों के बाद तुर्क आया। तुर्क तुर्क मध्य एशिया की खानाबदोश जनजाति थी। अल्पतगीन ने तुर्कों के प्रथम स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। किसकी की थी? अल्पतगीन ने तुर्कों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। गजनी वंश, यही जो है गजनी वंश कहलाया। ठीक है, यही जो है गजनी वंश कहलाया। अल्पतगीन की राजधानी गजनी थी। अल्प जो गीन थे इनकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन शासक बना। ठीक है। पूछा जाए अल्पतगीन ने भारत पर आक्रमण किया है? भैया कभी नहीं किया। सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया है, एक बार किया था जयपाल के समय, लेकिन हार गए तो वो अपने वापस चले गए। तो इसके बाद में आए महमूद गजनबी। कौन आए? महमूद गजनबी। ठीक है। महमूद गजनबी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। महमूद गजनबी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ठीक है। 27 वर्ष की उम्र में, कितनी उम्र? 27 वर्ष की उम्र में शासक बना महमूद गजनबी। 27 वर्ष की उम्र में शासक बना। राइट, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। महमूद का भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईसा में हुआ, ईस्वी में हुआ। महमूद का भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ। 12वीं शताब्दी में गौर वंश का उदय हुआ। ठीक है। अब आ गया ये गौर वंश, जिसके थे मोहम्मद गौरी। ठीक है, जिस वंश के शासक थे मोहम्मद गौरी। पहले हम लोग गजनी महमूद गजनबी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। महमूद का भारत में प्रथम आक्रमण 1000 ईसा में हुआ। ठीक है। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये पूछा जाता है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। 1025 में ईस्वी में 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण कर दिया। जब महमूद गजनबी जब हैं सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहे थे तो क्या था, उन्होंने जाटों ने इन पर आक्रमण कर दिया। महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण, महमूद जो गजनबी थे इन्होंने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया? 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में 1027 ईस्वी में खोखर जनजाति के विरुद्ध किया था। किसके साथ? खोखर जनजाति के विरुद्ध किया था। राइट, खोखर जनजाति जाटों के विरुद्ध था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है।
महमूद गजनवी के सिक्कों पर केवल अमीर महमूद ही कहा गया है। महमूद जो गजनवी हैं इनके सिक्कों पर केवल अमीर महमूद ही कहा गया है। ठीक है। अल बरूनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महमूद गजनवी के शासनकाल में कौन कौन आया था? अल बरूनी, इनके दरबार में कौन कौन थे? अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी। ठीक है, ये महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। राइट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं मोहम्मद गौरी, गौर वंश। 12वीं शताब्दी ईस्वी में गौर वंश का उदय हुआ। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब हुआ था? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी को 1173 ईस्वी में गजनी वंश का शासक बनाया गया था, लेकिन उसने स्वयं को भाई के सहायक के रूप में प्रस्तुत किया। राइट, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसने भारत पर लगातार, किसने? मोहम्मद गौरी ने भारत पर लगातार आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। भारत पर इसने बहुत आक्रमण किए। ठीक है, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तराइन के 2 युद्ध हुए, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, दूसरा युद्ध 1192, लगातार कंटिन्यू हुए। प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ? प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तराइन का जो प्रथम युद्ध है मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी प्रथम युद्ध में हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। ठीक है, दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। इन्हीं दोनों लोगों के बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। अब कि पृथ्वीराज चौहान हार गए तो मोहम्मद गौरी जीत गए। ठीक है, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए, मोहम्मद गौरी जीत गए। 1194 ईस्वी में गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। 1194 ईस्वी में गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तथा चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से जयचंद पराजित हुआ और मारा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद गौरी के सेनापतियों द्वारा विजित क्षेत्र। कुतुबुद्दीन ऐबक 1196 अजमेर विजय, 1197 बदायूं विजय, 1202 से 3 बुंदेलखंड विजय। कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट, गुलाम वंश का संस्थापक। आगे जो है गुलाम वंश की स्थापना करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखते हैं बख्तियार खिलजी बिहार विजय। बख्तियार खिलजी 1197 बिहार विजय, 1205 बंगाल विजय। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को फांसी की एकता प्रदान किया था। क्या था? मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को फांसी की एकता प्रदान किया था। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय प्रदेशों का प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत। अब हम लोग शुरुआत करेंगे दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी में था। ठीक है, 1236 से 1210 से 1236 ईस्वी था। कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद पर वंशानुगत किया। इसी के समय अवध में पृथु का विद्रोह हुआ। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद पर वंशानुगत किया। इसी के समय अवध में पृथु का विद्रोह हुआ। राइट, इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी 40 अमीरों का समूह की स्थापना की। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। एकता की शासन व्यवस्था को और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। देखिए, सबसे पहले हम एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इन्होंने क्या क्या किया। दिल्ली सल्तनत, जब हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ, इसमें गुलाम वंश,
सबसे पहले आपको दिल्ली सल्तनत के जो शासक रहे हैं, जो वंश रहे हैं, उनको याद रखना है। कौन कौन से हैं याद कर लीजिए। गुलाब खिले, गुलाब खिले तब सेल्फी लो, इस टाइप से आप याद रखना, सेल्फी लो। गो से गुलाम वंश, ठीक है। खिले से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ठीक है। ला से लोदी वंश। ये आपके इनके क्रम रहे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के जो वंश हुए हैं, गुलाब खिले तब सेल्फी लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश के बारे में देखते हैं। गुलाम वंश कब से कब तक चला? गुलाम वंश 1206 से 1210, 1206 से 1210 तक हमारा गुलाम वंश, 1206 से 1290 तक, सॉरी 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गुलाम वंश का शासक किसको माना जाता है? ठीक है। इस काल में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये सारे जब थे तुर्क थे। कौन कौन थे गुलाम वंश में? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इलवरी तुर्क थे, ठीक है। गुलाम वंश को इलवरी वंश भी कहा जाता है, इलवरी वंश भी कहा जाता है, राइट। गुलाम वंश को इलवरी वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक मानाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक मानाता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो होता है उसे मानाता है इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश किसने की थी? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। ये जो पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन पॉइंटों को भी याद रखना, राइट। कुतुबुद्दीन ने क्या क्या बनवाया, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की जो है नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी, ठीक है, लेकिन बाद में से इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुब्बतुल मस्जिद दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डलवाई, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। शासन किया 1206 से 1210 तक, गुलाम वंश रहा है 1206 से 1290 तक, ठीक है। आगे इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आए इल्तुतमिश। कौन है भैया? इल्तुतमिश, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इसी के आधार अवध में पृथु का विद्रोह हुआ। क्या हुआ था? पृथु का विद्रोह हुआ था, राइट, पृथु का विद्रोह हुआ था। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी 40 अमीरों का समूह की स्थापना की। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया और इन्होंने किसको बनाया? इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। एकता की शासन व्यवस्था, इन्होंने एकता प्रणाली चलाई थी, एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, किंतु इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, किंतु अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर
रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। ठीक है, यहीं पे आपको ध्यान रखना है। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव भरवाई। ठीक है, इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता था, क्योंकि ये लाखों का दान देता था। लाख वक्स कहा जाता भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स भी कहा जाता था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ बनाया? इल्तुतमिश ने जो राजधानी बनाया है वो दिल्ली बनाया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ने लाहौर, इल्तुतमिश ने दिल्ली। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था और गुलाम इल्तुतमिश था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली चलाई। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली मेन पॉइंट है एक। और दूसरा जो है, इसने 40 तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी। तुर्कान चहलगानी दल चलाया था। ठीक है, इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, एक कमज़ोर शासक था, इसको हटा दिया गया। फिर रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका। रजिया सुल्तान कौन थी? दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। रजिया का जो शासनकाल रहा है बच्चों, रजिया का जो शासनकाल रहा है 1236 से 1240। ठीक है, 1236 से 1240 तक रजिया का शासन काल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कर दी गई थी। रजिया की जो हत्या है 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कर दी गई थी। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। पहले रजिया के बारे में थोड़े पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया। दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया थी। रजिया ने क्या किया? रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। पर्दा प्रथा त्याग दी और पुरुषों की तरह कोट और टोपी पहनती थी। कोट को कुवा और टोपी को कुला। कोट और टोपी पहनती थी। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है। पहनकर राजदरबार में जाने लगी थी। रजिया ने अपने सिक्के पर उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की। रजिया ने क्या किया? रजिया ने अपने सिक्कों पर किसकी उपाधि धारण की? उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की। उद्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की। राइट। इसके अलावा रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर। रजिया ने क्या किया? मलिक जलालुद्दीन याकूत को, मलिक जलालुद्दीन याकूत, आपको याद रखना है याकूत, इतना पॉइंट याद रखिए। रजिया ने याकूत को क्या बनाया? अमीर आखुर का प्रधान नियुक्त किया। रजिया ने क्या किया? रजिया ने याकूत को अमीर आखुर एक अश्वशाला थी जे, अमीर आखुर जहाँ घोड़े रखे जाते थे, अमीर आखुर का प्रधान नियुक्त किया। ठीक है, नेक्स्ट रजिया के बारे में। रजिया ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित होकर उससे विवाह किया था। रजिया किससे पराजित हुई थी? अल्तुनिया। रजिया अल्तुनिया से पराजित हार गई थी। हारने के बाद रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। राइट, विवाह कर लिया। नेक्स्ट, रजिया की विवाह करने के बाद 1240 में डाकुओं के द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। रजिया के बाद कौन बैठा? और भी शासक हुए, बहराम शाह वगैरह, वो कमज़ोर शासक थे। तो इसके बाद में जो मेन शासक हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश खुद गुलाम थे भैया। किसके गुलाम थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के गुलाम थे बलबन।
तो बलबन क्या हुआ, बलबन को गुलामों का गुलाम, बलबन को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। क्या कहता, बलबन को गुलामों का गुलाम। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बलबन को, इल्तुतमिश गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और ऐबक इल्तुतमिश के गुलाम हो गए आपके बलबन, तो बलबन को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए गुलामों का गुलाम कौन है, तो बलबन। बलबन बहुत सख्त शासक था। 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। कैसी, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने। ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था बच्चों, बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। राइट। बलबन ने क्या किया था, बलबन ने तुर्कान चहलगानी, जिसको इल्तुतमिश ने चलाया था और इसने बंद कर दिया। बलबन ने एक सैन्य विभाग चलाया था, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग चलाया था। इसके अतिरिक्त उसने नरोज प्रथा आरंभ की थी। क्या क्या था उसने, नवरोज प्रथा आरंभ की थी। ठीक है। इसके अलावा सिजदा और पाबोस प्रथा, अगर आपसे पूछा जाए सिजदा और पाबोस किसने चलाई, तो बलबन ने। सिजदा और पाबोस प्रथा बलबन ने चलाई। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब खिलजी वंश। हमने आपको बताया था कि जो दिल्ली सल्तनत का वंश है उनको याद करना, गुलाब खिले तब सिल्फी लो, गुलाब खिले तब सिल्फी लो, गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, गुलाब खिले, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, लो से लोधी वंश, गुलाब खिले तब सिल्फी लो। इस टाइप से आपको दिल्ली सल्तनत के वंश का क्रम याद रखना है और उनके साथ साथ खिलजी वंश। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश कंप्लीट हो चुका, खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। किसने की थी भैया, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। खिलजी वंश कब से कब तक चला, 1290 से 1320, 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश चला। राइट। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण, मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। राइट। इसके समय ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी, एक मिनट, इसके समय ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचला गया था। राइट। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर दी तथा दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन व स्थायी सेना की नींव रखी। इसने घोड़ा दागने व सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा आरंभ की। इंपॉर्टेंट है पॉइंट। किसने की, नकद वेतन व स्थायी सेना। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने व सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाई, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली आपसे पूछा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण करवाया। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। राइट। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ था। अलाउद्दीन का जो था राज्याभिषेक जो हुआ था अलाउद्दीन का, वो कहाँ हुआ था, दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ था। राइट। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। किसके दिया हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी में आपको याद रखना है, नकद वेतन दिया, बाजार नियंत्रण प्रणाली, घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने और होलिया की प्रथा किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली, नकद वेतन, ये सब अलाउद्दीन खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया।
इस्लाम खतरे में है, नारे लगाए। किसने कहा था? मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, इस्लाम खतरे में है, नारे लगाए। राइट, नेक्स्ट देखते हैं अब तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की तथा गाजी मलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। किससे? गाजी मलिक नाम से सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक था। गयासुद्दीन जो तुगलक था, नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक था। राइट, तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड रहा है कितना रहा है? 1320 से 1414 ईस्वी। 1320 से 1414 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नाम का एक नगर स्थापित किया था। तुगलकाबाद जो नगर बसाया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने ही बसाया था। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था, दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये किसने कहा था? दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गयासुद्दीन ने नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी या काफिरों का घातक उपाधि धारण की। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी या काफिरों का घातक उपाधि धारण की। ये दो उपाधि इसने धारण की। नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक बना। दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था। अगर आपसे पूछा जाए इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता कहाँ का शासक था? मोरक्को का शासक था। इसकी एक पुस्तक बहुत फेमस है, रेहला। ये आपको ध्यान रखना, रेहला जो इसकी पुस्तक है इब्न बतूता की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछी जाती है। रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है। कौन सी? रेहला। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? रेहला। मोरक्को का यह शासक था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आरंभ करवाया था तथा दुआब में कर वृद्धि की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। कृषि विभाग था दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी तथा अकाल संहिता तैयार करवाई तथा अकालग्रस्त कृषकों को सोनधर ऋण प्रदान किया। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी तथा अकाल संहिता तैयार करवाई तथा अकालग्रस्त कृषकों को सोनधर ऋण प्रदान किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। किसने लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। राइट, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक। इसने जौनपुर तथा दिल्ली में फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर तथा दिल्ली में फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने ससगानी नामक सिक्का चलवाया। कौन सा? फिरोज तुगलक ने ससगानी नामक सिक्का चलवाया। इसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, एक रोजगार दफ्तर की स्थापना की। दीवाने खैरात एक विभाग चलाया और एक रोजगार दफ्तर की स्थापना की। राइट, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं अब सैयद वंश। अब भैया हम लोग डिस्कस करेंगे सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां।
सैयद वंश का जो टाइम पीरियड रहा है क्या रहा है, 14 से 14 तक, 14 से 1414 से 1451। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड रहा है ये सैयद वंश का टाइम पीरियड रहा है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। उसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। किसकी? रैयत आला की उपाधि धारण की थी। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया था। क्या करवाया था? मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम से खुतबा पढ़ाया था। उसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। किसने? मुबारक शाह ने जो है तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। अलाउद्दीन अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। किसका? सैयद वंश का जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। राइट, सैयद वंश समाप्त हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे लोदी वंश। लोदी वंश भैया कब से कब तक चला? लोदी वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1451 से 1526 तक, 1526 तक 14 आपका ये 1451 से 1526 तक लोदी वंश चला। 1526 के बाद आया है मुगल वंश। मुगल वंश आया क्योंकि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई फेमस है, जिसमें बाबर जीता था, लोदी हार गया, इसीलिए मुगल वंश की स्थापना हुई। इसको आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लोदी वंश। लोदी वंश का टाइम पीरियड 1414 से 1451 से 1526, 1451 से 1526। लोदी वंश, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। लोदी वंश की जो स्थापना की बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल से संबंधित था। उसने बहलोली प्रकार के सिक्के चलवाए। बहलोल लोदी जो था वो अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा थी साहू खेल, उससे रिलेटेड था। उसने बहलोली प्रकार के सिक्के चलवाए। ठीक है, बहलोल लोदी की मुख्य सफलता, बहलोल लोदी की मुख्य सफलता जौनपुर 1484 ईस्वी में राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने की थी। ठीक है, जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने की थी मुख्य सफलता। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, लोदी वंश में स्थापना बहलोल लोदी ने की। उसके बाद में कौन बैठा? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने क्या किया भैया? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। कब की अगर आपसे पूछा जाए? 1504, 1504 या 5 देते हैं तो 1504 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लोदी वंश की स्थापना की। लोदी ने, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। ठीक है, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की 1504 और इसे अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। आगरा को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह को लोदी वंश का सर्वाधिक सफल शासक माना जाता है। सिकंदर लोदी को लोदी वंश का सर्वाधिक सफल शासक माना जाता है। सिकंदर लोदी ने नाप के लिए गजे सिकंदरी प्रारंभ करवाया था, जो प्राय 30 इंच का होता था। गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी। राइट, सिकंदर लोदी ने स्वयं के आदेश में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। जो आयुर्वेदिक ग्रंथ था उसका जो है फारसी में अनुवाद कराया था सिकंदर लोदी ने, फरहंगे सिकंदरी। वह गुलरुखी उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठा इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बाद पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। 1517 से 18 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य घटोली का युद्ध हुआ, जिसमें लोदियों की हार हुई। राइट, अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ। पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई है वो 1526 में हुई है। किसके बीच हुई है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया, बाबर जीता।
बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की और लोधी वंश भैया समाप्त हो गया। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बाद लोधी वंश का पतन हो गया तथा लोदियों के पतन से दिल्ली सल्तनत भी का अंत हो गया। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट वंश था। जब लोधी वंश समाप्त हो गया तो दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसके बाद में बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। बहलो लोधी अमीरों को मनसद अली पुकारता था। बहलो लोधी अमीरों को मनसद अली पुकारता था। राइट। नेक्स्ट, सल्तनत काल का प्रशासन। आधिकारिक का नाम आरिज मुमलिक एक सैन्य विभाग था। ईसाई मुमलिक पत्राचार विभाग। मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार। सहना मंडी ए बाजार मूल्य नियंत्रण था। बांट माप की जांच करना। सहना मंडी, मंडी जब कहाँ होती है? बाजार में होती है। ठीक है, आरिज मुमलिक सैन्य विभाग था। मुहतसिब किसे कहते थे? मुहतसिब जो होता था लोगों के आचरण की जांच करना। मुहतसिब जो था लोगों के आचरण की जांच करता था। काजी उल कुज्जात न्याय विभाग का प्रमुख था। काजी उल कुज्जात न्याय विभाग का प्रमुख था। नेक्स्ट, खजिन किसे कहते हैं भैया? खजिन जो था राज्य की आय को संग्रहित करना। खजिन खजाना राज्य की आय को संग्रहित करना। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण करना। बाजार नियंत्रण करना। सरे जादार सुल्तान के अंगरक्षों का प्रधान। वरीद ममलिक गुप्तचर विभाग। वरीद ममलिक कौन था? वरीद ममलिक एक गुप्तचर विभाग था। राइट। सद्र उस सुदूर धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख। कोतवाल शहरों में शांत व्यवस्था बनाए रखना। ये कोतवाल का ड्यूटी होती है, शहरों में शांत व्यवस्था बनाए रखना। इसके अलावा सल्तनत काल के प्रमुख विभाग व नाम। दीवान रियासत किसके लिए? दीवान रिसालत किसके लिए था? ये विदेश विभाग था। दीवान रिसालत क्या था? ये विदेश विभाग। दीवान इंसा ये पत्राचार विभाग था। दीवान मुस्तखराज ये राजस्व विभाग था। दीवान बंदगान दास विभाग था। दीवान खैरात दान विभाग। दीवान खैरात दान विभाग। बंदी किसे बनाया था बच्चों? बंदी जो बनाया था वो दासों को बंदी बनाता था। खैरात उसे कहते किसे हैं? दान दिया जाता है। ठीक है। दीवान बिजारत वजीर का विभाग था। बिजारत वजीर इस टाइप से याद कीजिएगा। खैरात दान देते हैं, खैरात दान विभाग। बंदी किसे बनाते हैं? दास को बंदगान। दीवान बंदगान दास विभाग। मुस्तखराज राजस्व विभाग। दीवान हिस्सा पत्राचार विभाग। दीवान बिजारत वजीर का विभाग। दीवान आरिज सैन्य विभाग। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग। सल्तनतकालीन आर्थिक शब्दावली। शब्द अर्थ। अबवाब क्या था? अबवाब अतिरिक्त या गौड़ कर। उदाहरण घड़ई चरई कर, ये अलग से टैक्स लगते थे। फवाजिल के साथ था फवाजिल अधिशेष यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स। महसूल भू राजस्व का अनुमान। निरस्व फरमानी राज्य द्वारा घोषित मूल्य। वफाए फरमानी राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार। हक ए दीवानी राजकोषीय मांगे। खिदमती पराजित राजाओं द्वारा लिया गया राजस्व या कर। तरकात क्या था? इक्तादारों से जब्त भूमि। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। सल्तनत काल समाप्त हुआ। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। इस बुक की PDF मैंने जो है एक बार दोबारा से बता देते हैं जो बच्चे नए हैं, MK रेस स्टडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। आप लोग वहाँ जाकर इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहिए। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे मुगल काल। ठीक है, आज की क्लास समाप्त हुई। धन्यवाद।